जमाने में किसी को संदेश अगर भेजना हो कि माँ बीमार है, और जब तक कि वो संदेश मिलता था तो माँ तो भगवान को प्यारी हो जाती थी। MNRE क्या ऐसी दिशा देख रहा है कि छोटे छोटे विंड टर्बाइन वो भारत की तरफ अपनी रणनीतियों को सौर ऊर्जा की तरफ शहरी के साथ साथ जनरेटिव AI भी आपको देखने को, नाम से ही लग रहा है कि जनरेटिव यानी कि जनरेट किया हुआ वर्ड AI। सारे फार्मूले खराब, मुंह नहीं दिखाएंगे वो आपको। तो क्या होता भैया, बाजार में गिरावट होएगी तो सब गैप हो जाएंगे, बाजार में उछाल होएगी सब आपको बताने आ जाएंगे। तो इसलिए फोकस रखो डिजिटलकरण में, फोकस रखो आधुनिककरण में, फोकस रखो किस सेक्टर पे हमारा देश वर्क कर रहा है। व्यापार में हो, आप अपनी जिंदगी में हो, या आप अपनी शेयर बाजार की रणनीतियों में हो, बिल्कुल ये मत सोचें कि कोई आपका हाथ पकड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक न्यूज़ निकल कर जो आई है वरुण बेवरेज में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। वैसे ये वीडियो मैं बहुत पहले बना रहा हूं, 2-3 दिन पहले बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं यात्रा में हूं, जो नीम करोली बाबा जी की यात्रा है जो नैनीताल में मैंने कर रहा हूं। तो ये वीडियो मैं पहले ही बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये आपको समझकर चलना है। तो वरुण बेवरेज के बारे में बातचीत करेंगे। और RBI के डिप्टी गवर्नर जो है माइकल देवव्रत पात्रा जी ने हमें क्या ऐसी जनरेटिव AI के ऊपर चीज़ें बताई जिससे जो इस चीज़ पर वर्क करती हैं कंपनियां, क्या आगे की उनकी प्रोग्रेस हो सकती है। क्या भारत के अंदर जनरेटिव AI या फिर वैश्विक स्तर पर जनरेटिव AI का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या देश की अतिरिक्त राशि जोड़ने में ये योगदान दे रहा है। तो इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि MNRE क्या ऐसी दिशा देख रहा है कि छोटे छोटे विंड टर्बाइन वो भारत की तरफ अपनी रणनीतियों को सौर ऊर्जा की तरफ, शहरी इलाकों की तरफ आपूर्ति जो सौर ऊर्जा से होगी उसके अंदर उसने क्या रूपरेखा के ऊपर वो वर्क कर रहा है। और इससे जुड़ते ही सुजलॉन एनर्जी और आपका आइनॉक्स विंड जो विंड में काम करते हैं उनकी थोड़ी न्यूज़ के बारे में भी हम आज देखेंगे। अच्छा, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं कि हम क्यों किसी के धोखे के शिकार हो रहे हैं। देखो सर, हम अंदर से आप एक चीज़ सोचो कि कौन आपको आपके पैसे को डबल के करवाने के चक्कर में है, और हम इतने ना समझ हैं कि उस बातों में हम आ जाते हैं। बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा जो गिरावट हुई है, और फिर बाजार के अंदर कुछ बाजार जब संभले तो उस गिरावट जहां से हुई है वहां तक के जल्दी से नहीं पहुंचता। तो ये बाजार के अंदर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये होगा वो होगा, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी फीस दे दो, मुझे ये कर लो, इससे हमें क्या हासिल होगा। सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, हमारा अपना धन है, हम इसको अपनी एनालाइज के थ्रू या फिर सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं उनकी एनालाइज के थ्रू आपको वर्क करना चाहिए। कभी भी किसी को भी इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी चीज़ों को आपकी उंगली पकड़कर आगे तक ले जाएगा। आप अपने व्यापार में हो, आप अपनी ज़िंदगी में हो, या आप अपनी शेयर बाजार की रणनीतियों में हो, बिल्कुल ये मत सोचें कि कोई आपका हाथ पकड़ेगा और छड़ी घुमाएगा और आपके पास पैसा आ जाएगा। बिल्कुल मत सोचना, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। कोई किसी को अमीर करने में नहीं लगा है भैया। जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी स्कूल होते हैं, जितने भी मास्टर होते हैं, सब आपको पढ़ा सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद आप जब अपना बिजनेस करें, अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जिएं, या फिर आप नौकरी की तलाश करते रहें, कोई भी मास्टर आपके साथ खड़ा हुआ नहीं होगा। होता है खड़ा हुआ कभी? तो हमें क्या करना है, हमें भैया सीखना है।
जब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि किसी से कुछ नहीं हो सकता, तो भैया उसको सीखो पहले आप। हम क्यों उस लाइन पे जा रहे हैं जहां से हमें पैसों को डबल, भाई आधे भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। चीजों को समझो। इसलिए सहज तरीके से देखो, मेरा कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ सेक्टर की चीजों के ऊपर आपको बता रहा हूं, कुछ न्यूज बता रहा हूं, वहां से कोई भी ऐसा मकसद नहीं है आपको उसे खरीदना है। मैं तो एक ऐसी न्यूज बता रहा हूं जो सबके सामने, सबको वो चीजें मिल जाती हैं, तो मैं तो वो उस पर वर्क करता हूं, क्योंकि वो मुझे अध्ययन करना अच्छा लगता है न्यूज के ऊपर। फिर थोड़ी उसमें साइकोलॉजी लग जाती है, मोटिवेशन। कभी आपने देखा मैंने वो चार्ट की यहाँ पर आपके सामने एनालाइज की हो कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से उठते ही वहाँ पहुँच जाएगा? कभी नहीं की। मुझे पता है ना, गिरावट में सबके अपने अपने फार्मूले जो होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने फार्मूले ये बना रखे हैं, वो तब तक ही काम करते हैं जब तक बाजार ऊपर जाता है, और जैसे ही बाजार गिरेगा उनके सारे फार्मूले खराब, मुंह नहीं दिखाएंगे वो आपको। तो क्या होता है भैया, बाजार में गिरावट होएगी तो सब गैप हो जाएंगे, बाजार में उछाल होएगी सब आपको बताने आ जाएंगे। इस रणनीतियों से आगे हमें निकल कर जाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले ज़माने में टेलीग्राम के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पहले ज़माने में चिट्ठी आने में 10-10, 20-20 महीने महीने लग जाती थी, कभी कभी तो मिलती भी नहीं थी। पहले ज़माने में किसी को संदेश अगर भेजना हो कि माँ बीमार है, और जब तक कि वो संदेश मिलता था तो माँ तो भगवान को प्यारी हो जाती थी। पहले ज़माने में बहुत कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आज के ज़माने में आप नहीं कर सकते। मुझे आप एक चीज़ बता दो, पहले ज़माने में नए साल होते ही 1 महीने पहले ही ग्रीटिंग कार्ड किस किस को देना है अनुमान लगा लिया जाता था। उसमें कहाँ से कौन से शेर लिखने हैं, हमने वो ज़िंदगी जी है। कहाँ से हमारी कोई चिट्ठी आ रही है, कहाँ से हमारी कुछ चीज़ें आ रही है, हमने वो ज़िंदगी जी है। तो उस ज़िंदगी को क्या आज भी लागू करेंगे हम? मैं बहुत एक गहरी बात आपको बताऊं, क्या आज भी हमें लागू करने है वो ज़िंदगी कि आज आपको अपने दोस्त को कुछ बताना है और आप लेटर लिख रहे हो और फिर उसे पोस्ट कर रहे हो, टिकट लगाकर भेज रहे हो, फिर वो 4, 10, 12 दिन बाद अपने दोस्त को मिल रहा हो? क्या इतना समय आपके दोस्त के पास है, क्या आपके पास है कि आप अपनी कुछ चीज़ बताना किसी रिश्तेदार को, दोस्त को? क्या आज हम लेटर का वर्क कर रहे हैं? मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ कुछ महत्व के हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं करते ना। क्या आज भी हम वो जो पुराने टाइम में हम गाने सुनते थे टेबल कार्ड में, क्या आज भी हम सुनते हैं? नहीं सुनते ना। पुरानी चीज़ अपने दिन गुजार चुकी है, नई चीज़ अपने दिन लाती है। तो इसलिए फोकस रखो डिजिटलकरण में, फोकस रखो आधुनिककरण में, फोकस रखो किस सेक्टर पे हमारा देश वर्क कर रहा है। भैया बस यही शेयर बाजार है, और लोग तो हमें उलझा रहे हैं, यहाँ खरीदो वहाँ बेचो। चीज़ों को समझो आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज लेटर का तो यूज़ नहीं करते ना, नहीं करते ना उस चीज़ के हम काफ़ी, हम क्या करते हैं व्हाट्सअप, हम क्या करते हैं कॉलिंग, हम क्या करते हैं अब तो ऑनलाइन। आप किसी को देख सकते, कितनी बड़ी डिजिटलकरण हो रहा है हमारा पूरा वर्ल्ड, जहाँ पर अब हम डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, मीटिंग भी आज ऑनलाइन हो रही है। तो ये क्या नेटवर्क की स्थितियां आगे जाके खत्म होगी? अब नेटवर्क हमेशा रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। आज क्यों लेटर वाली बात उठा दी है? देखो सर, अब जो आ रहा है एआई आ रहा है, और एआई के साथ साथ जनरेटिव एआई भी आपको देखने को, नाम से ही लग रहा है कि जनरेटिव यानी कि जनरेट किया हुआ वर्ड एआई। क्या ये खूबियां रखता है? क्योंकि आपको देखने को ये मिला है कि चाहे वो निजी बैंक हो, चाहे वो हमारे सरकारी बैंक हो, सबने अब अपने ग्राहकों को ऑनलाइन नेट बैंकिंग की सुविधा मोबाइल के द्वारा प्रस्तुत कर दी है। उसके द्वारा यानी डिजिटलकरण होता जा रहा है। तो क्या होगा, यहां पर जनरेटिव एआई की डिमांड बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर कंपनियों ने अपने उत्पादों में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके वित्त वर्ष 2023 में 8% से वित्त वर्ष 2024 में 25% तक के हो गया है। पहले 8%, एक साल के अंदर 25% तक के भारतीय कंपनियों ने अपने काम के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया।
अब ये जो जनरेटिव एआई है तो भैया ये आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा चीज़ें ही होंगी, तो उनकी डिमांड आगे बढ़ती जाएंगी। दूसरा, अगर आप एक चीज़ समझें, हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं, माइकल देवव्रत पात्र ने कहा है कि वित्त वर्ष 2029 से वित्त वर्ष 2030 तक एआई की जो क्षमता है भारत के अंदर सकल घरेलू उत्पाद में 359 अरब डॉलर से 438 अरब डॉलर जोड़ने की संभावना है। किस माध्यम से? एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, है ना, जनरेटिव के माध्यम से। तो सर एआई, फिर एआई के बाद जो अंदर होता है एमएल, मशीन लर्निंग, फिर उसके अंदर डीप लर्निंग। तो इन लर्निंग और डीप लर्निंग की स्थिति से जो चीज़ निकलती है उसे जनरेटिव एआई कहते हैं, जहाँ पर हम टेक्स्ट का यूज़, वीडियो का यूज़, साउंड का यूज़ और अपना वीडियो में इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो इससे उत्पादों के अंदर बड़ी संभावना जताई जा रही है और देश के अंदर ये ग्रोथ की स्थिति आ रही है। ये डाटा हमारे आरबीआई के गवर्नर जो हैं उन्होंने हमें बताया। यहाँ से एक प्रोग्रेस आपको जनरेटिव एआई के अंदर दिख रही है, तो ये भी आपको समझकर चलना। जनरेटिव एआई अगले 3 वर्षों में वैश्विक जीडीपी में करीब 7 से 10 अरब डॉलर तक का इजाफा कर सकता है। तो यहाँ की रणनीति आपको समझनी चाहिए कि जनरेटिव एआई प्रोग्रेस की तरफ है। 1 साल के अंदर 8% से 25% तक के बढ़ा है और ये अनुमान जो भी लगा रहे हैं आगे जाकर ग्रोथ की स्थितियों के साथ है। तो फिर ऐसी कंपनियां जो पहले ही टीसीएस हो गई, ये एआई के क्षेत्र में अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित कर रही है और एक बहुत बड़ा एआई के क्षेत्र में खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। उधर आपने विप्रो को भी देखा था, क्योंकि विप्रो ने भी अपनी स्थितियों को जनरेटिव एआई के अंदर ज़्यादा ढालने के लिए अपने कर्मचारियों को भी परीक्षण देने की नीतियां हमें बहुत पहले बताई हैं। तो यहाँ से आपको एआई की स्थितियां देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक विशाल ग्रोथ के साथ आगे की दृष्टि हमें देख। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही ये लेटर वाली चीज़ बताई थी कि आज तो हम लेटर का यूज़ नहीं कर रहे ना। इसी तरीके से आगे आगे भारतीय कंपनियां जो जनरेटिव एआई को इस्तेमाल कर रही है ये बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ से एक ग्रोथ की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर हम विप्रो की बात करें तो 583 रुपये का इसने हाई लगा रखा है और लो कंपनी का लो है। अगर हम इसकी सेल्स सितंबर 2023 की 22,516 करोड़ की सेल्स थी और प्रॉफिट कंपनी का करीब 2667 करोड़ रुपए करीब का है। सितंबर 2024 में कंपनी ने करीब 22,302 करोड़ की सेल्स की जो कम कर दी है और प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ाया है जो 3227 करोड़ करीब का है। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें तो 80,330 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर 19,282 करोड़ का कंपनी के अंदर उधार है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें 72.80% प्रमोटर है। एफआईएस कंपनी के अंदर 7.27% है। विप्रो की बात बता रहा हूं मैं आपको। डीआईएस कंपनी के अंदर 0.71% है। पब्लिक कंपनी के अंदर 11.10% है। अदर कंपनी के अंदर करीब 0.11% है। तो एआई को अपने फोकस में रखो और जनरेटिव एआई जिस तरीके से अपनाने की विधि बढ़ती जा रही है और डिजिटीकरण जितना ज़्यादा होता जाएगा वहाँ पर इन सेक्टर के अंदर आपको बाहर आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये वो चीज़ है जिसे हमें तलाश करनी चाहिए। अच्छा, पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी जो है में से बड़ी कंपनी जो है वरुण बेवरेज ने क्या हाल ही के अंदर अपनी अफ्रीका के अंदर क्या ऐसी चीज़ की जहाँ से वो अपनी क्षमता को भारत के अंदर वृद्धि देख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी वृद्धि के ऊपर उसकी निगाहें नज़र हैं और उभरते बाज़ारों के अंदर जो डिमांड बढ़ती जा रही है वो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत अनोखे वर्क कर रहा है। जहाँ पर इसने अभी एक चीज़ हमें बताई, जहाँ पर अफ्रीका के अंदर इसने 2 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है। अरबपति रवि जयपुरिया जी ने बताया कि अफ्रीका के अंदर इन्होंने वरुण बेवरेज ने एसबीसी तंजानिया और एसबीसी बेवरेज घाना के अंदर 2 कंपनियों का पूर्ण स्वामित्व इन्होंने हासिल कर लिया है, जो क्रम से 1304 करोड़ का है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा 127 करोड़ का इन्होंने ये अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जिससे ये अपनी क्षमता को
अफ्रीका की तरफ जो कंपनियां थी वो पेप्सिको के द्वारा उसके ब्रांड का उत्पादन करके उसके वितरण, उसके व्यवसाय में लगी हुई थी। अब दोनों कंपनियां वरुण बेवरेज के साथ जुड़ती हुई हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर वरुण बेवरेज, आपको पता ही है, पेप्सिको की एक बड़ी फ्रेंचाइजी नाम से कंपनी जानी जाती है, जिसके अंदर ये उसके उत्पादन और उसका उत्पादों को वितरण करने की स्थितियों के साथ आगे अपनी सहायता प्रदान करता है। तो वरुण बेवरेज कंपनी ने अफ्रीका के अंदर 2 कंपनियों का अपना अधिग्रहण जो पूरा कर लिया है, पूर्ण स्वामित्व के साथ कर लिया है। वहाँ पर अपनी वृद्धि के साथ कुछ चीज़ें ये जोड़ता जा रहा है। अगर हम इसकी सितम कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी नंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स 4,805 करोड़ तक बढ़ाकर और प्रॉफिट कंपनी ने 129 करोड़ का कर दिया। यानी कि कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ा लिया है, साल दर साल अपने प्रॉफिट को कंपनी ने बढ़ा लिया है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर जो रिजर्व 7,928 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के अंदर अगर हम देखें 6,761 करोड़ का है। प्रमोटर कंपनी के अंदर है 62.66% है। एफआईएस कंपनी के अंदर 24.18% है। डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 4.98% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 8.18% है। तो यहाँ पर इसका फंडामेंटल और इसकी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग ढंग से बताई है, इसे आपको समझकर चल। न्यूज़ आई है सर, न्यूज़ बेस में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखो सर, सुजलोन एनर्जी ने 14 नवंबर को अपने 5 दिन से लगातार जो गिर रहा था उस चीज़ों को तोड़ दिया और अपना अपर सर्किट लगा दिया। शेयर बाज़ार के अंदर एक चीज़ समझकर चलना कि कोई भी शेयर कभी भी गिर सकता है, कोई भी शेयर कभी भी ऊपर जा सकता है। इसी के साथ साथ हमारे अंदर की भावना क्या आपको अंदर से चीज़ें बताती हैं, बस उसी पे बाज़ार टिका रहता है। वरना दूसरे आपको क्या क्या बताएं भैया, इस पे दिमाग लगाने से अच्छा आपके अंदर की नॉलेज क्या कह रही है उसको बढ़ाना और अच्छी अच्छी न्यूज़ देखना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे अच्छे सेबी रजिस्टर्ड चीज़ों के साथ चीज़ें आपको समझनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हर चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये शेयर 86 रुपये के हाई लगाकर आज आपको 55 से नीचे मिल रहा है तो वहाँ भी स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि शेयर ने ऊंचाई के बाद नीचे आया है। तो ये सारी स्थितियों को आपको खुद ब खुद झेलना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज़ ये भी होगी। आइनॉक्स विंड जो है उसने दोबारे से एक 87 मेगावाट करीब का ऑर्डर जीता, जो 3 मेगावाट वर्ग के लिए इसने 87 मेगावाट का एक ऑर्डर बीते दिनों जीता है। तो ये भी एक विंड टर्बाइन से संबंधित। तो आज मैंने विंड टर्बाइन की चीज़ें आपके सामने क्यों रखी है, आपको पता ही है कि सर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ही विंड टर्बाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगने को देखने को मिल रही है। अधिकतर आपको अपने घरों के अंदर सोलर वाली चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि सूरज तो भैया हर जगह आ सकता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगते हुए देखने को आपको मिल रहे हैं। काफ़ी दिनों से काफ़ी न्यूज़ भी आती जा रही थी कि कई देश एक छोटी विंड टर्बाइन बनाने की चीज़ों के साथ भी हैं, कईयों ने उसका वीडियो भी हमें दिखाई है, वो भी हमने देखी है। तो भारत भी इसके अंदर इन चीज़ों को देख रहा है और शहरी इलाकों की तरफ स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति कराने के लिए वो भी विंड टर्बाइन के द्वारा एक खाका तैयार कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, यानी कि MNRE की तरफ से। वो इस क्षेत्र में लग गया है कि भैया ग्रामीण की तरफ तो विंड टर्बाइन की स्थिति लग सकती है, पहाड़ों की तरफ भी लग सकती है, वहाँ पर हवा का आना जाना तेज होता है ना। समुद्री इलाकों की तरफ भी हवा का तेजी के साथ होता है। तमिलनाडु में अधिकतर आपको विंड टर्बाइन देखने को मिलेगी, वहाँ पर हवा की स्थितियाँ तेजी के साथ होती हैं। तो दूसरा एक निष्कर्ष ये भी निकाला जाए कि भाई छोटी विंड टर्बाइन का भी बनाकर फिर घरों के अंदर जैसे सोलर लगते हैं इस तरह से विंड टर्बाइन अगर बन जाए तो क्या बुराई है भैया, क्या ही बुराई है इसके अंदर, है ना। तो ये चीज़ें देख रहा है MNRE। यहाँ चीज़ें आपको समझनी है कि यहाँ से विस्तार हो रहा है विंड टर्बाइन का, और जो विंड टर्बाइन में कंपनियाँ काम करती हैं वो इस तरीके की छोटी छोटी विंड टर्बाइन भी क्या पता आगे जाकर बना। ये तो फ्यूचर दिख रहा है हमें, और फ्यूचर दिखा रहा है नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हमें। तो ऐसा ही हुआ है कि MNRE ने STE के सहयोग से विंड टर्बाइन का पता लगाने के लिए, छोटी छोटी विंड टर्बाइन का पता लगाने के लिए कुछ उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की है, और अब ये दोनों मिलकर इस तरीके की छोटी छोटी विंड टर्बाइन जो होती हैं शहरी इलाकों की तरफ, क्या उसके अंदर आगे समस्या आ सकती है, क्या वहाँ पर अच्छा हो सकता है, सारी रूपरेखा नई दिल्ली में हितकारक परामर्श कार्यशाला का भी इन्होंने
उद्घाटन किया है और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है एक नई ऊर्जा का संचार जो छोटी छोटी विंड टर्बाइन से होगा। तो क्या ये इसमें सक्सेस हो सकते हैं MNRE? अब ये सहयोग से बातचीत करेंगे, इसके अंदर चीज़ें आगे जा तक होती रहेगी। तो यहाँ से दो चीज़ हमें देखने को मिल गई। एक तो जनरेटिव AI क्या क्षेत्र कर रहा है, क्योंकि RBI ने कुछ अच्छे संकेत दिए हैं। दूसरा MNRE ने छोटे विंड टर्बाइन की चीज़ें हमें बताई। यहाँ से देखो, पहले सोलर छत पे लगते थे, अगर ऐसी चीज़ें लगने लग गई तो फिर इसका भी विस्तार बढ़ेगा। तो ये बिजनेस की चीज़ें हम आगे के लिए देख रहे हैं। तो इस स्थितियों से आपको बाजार को देखना चाहिए, किसी की भी बातों में आपको नहीं आना चाहिए जो आपको खरीदने बेचने की स्थितियाँ बताता हो। और भैया चार्ट की एनालाइज करना सब जान लेंगे, पर क्या वो उस एनालाइज को आगे होते हुए हमें चार्ट के अनुसार ही देखना चाहिए? तो इसलिए बचो, सबसे पहले बचो कि आपको खुद को बचाना है। सबसे पहले आपको अपनी मनी को बचा कर रखना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, है ना। तो सफल आप तभी बन पाएंगे जब अपनी गहराई को पहचानेंगे। आप सिर्फ न्यूज बेस्ड चीज़ों को समझिए, साइकोलॉजी बेस्ड समझिए, मोटिवेशनल चीज़ों को समझिए। और कहीं से अन्य जगहों से अगर आपको कोई टारगेट मिलता है तो भैया बिल्कुल भी उसमें आपको नहीं उलझना है, क्योंकि जब बाजार गिर रहा है तो कोई आपको नहीं संभाल रहा है। अब ये चीज़ नोट कर लो, कोई संभाल रहा है? किसी के फार्मूले काम आ रहे हैं, किसी के भी फार्मूले नहीं काम आ रहे हैं। तो आज जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है सर, ये 2-3 दिन पहले ही वीडियो बन चुकी है और आज इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पता ही आज मैं नैनीताल में हूँ और मैं अपने नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आया था। तो सारी स्थितियाँ हमारे सामने और अच्छी होती जाएंगी जब हम एक सफल इंसान बनेंगे, सच्चाई को जानकर, अच्छाई को जानकर और अच्छे रास्ते पर निकल कर। तो लालच को त्यागना है, अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।